हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर है गति का एडवांस बातें हैं। देखिए, हम लोग जो है अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे वो गति के ही बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने किसी पिंड को फेंके, कितना ऊंचाई तक गया, कितना समय लगा, मैक्सिमम ऊंचाई कितना है, उसके बाद ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। ये सब चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब आप ये जानेंगे ये किस कारण हो रहा है, गति का क्या नियम है, इसका कारण क्या है। ये लोग हम बात को समझते हैं। देखिए, आपको एक बात बता दिया जाए, गति का जो मेन कारण है वो सिर्फ दो कारण है। एक है द्रव्यमान और इस पर है लगने वाला बल। अगर कोई पिंड है उसका द्रव्यमान 100% होगा, और जब उसका द्रव्यमान होगा तो इसका मतलब ये है कि उस पर हम बल लगा सकते हैं। अगर आपसे कोई कहा जाए कि ऊर्जा पर बल लगाइए तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर कोई द्रव्य है, ध्यान में मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ी सी कंसेप्ट एडवांस है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये विज्ञान अलग टाइप का चीज़ होती है। अगर आप रटते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप एक एक बात को समझनी चाहिए। अगर आप समझेंगे तो एक एक बात आपके दिमाग में सेटअप होता जाएगा। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। ये जो मेरा कंसेप्ट है, मान लीजिए अगर कोई द्रव्य है, ध्यान में रही, मान लीजिए कोई द्रव्य है तो इसका 100% है, इसका आपका द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान होगा। अगर ये द्रव्यमान है तो हम इस पर बल लगा सकते हैं। अरे हाँ है ना। अगर इस पर बल लगा सकते हैं तो ये जो पिंड है, ये जो द्रव्यमान का जो कण है, चाहे कुछ भी है, उस पर गति मौजूद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। यानी हम लोग अब जो बात समझेंगे वो गति का कारण समझेंगे, या गति का मेन कारण क्या है, उसका द्रव्यमान है, और इसका क्या कारण है, इसका बल है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और हम लोग बल और द्रव्यमान के कारण को समझेंगे। आज का मेरा यही टॉपिक है और गति का नियम के बारे में समझेंगे, जैसा भी आपको बताया जा रहा है। आते हैं उसी तरह की तरफ। देखिए, पहली बात, आपका जो गति है वो जो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा है वस्तु पर लगाया गया बल। मतलब हर एक चीज़ का वजन और मतलब उसका द्रव्यमान और इस पर लगाया गया बल पर निर्भर करेगा, और वही हमारा गति का कारण बन जाता है। तो आज हम लोग का वही चैप्टर स्टार्ट होता है, गति का कारण। यानी गति का कारण क्या हो सकता है, द्रव्यमान और इस पर लगने वाला बल। और हम लोग वही बारे आज अच्छे से समझते हैं। तो ठीक है, तो वो चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको वो समझने के पहले आपका गति के नियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरत होता है। देखिए, तो गति का जो नियम है वो 3 नियम है, और 3 नियम में थोड़ी थोड़ी बातें अलग अलग बटी हुई है, और उसके अंदर भी कुछ बातें बटी हुई है। अगर आप वो बारीकी से समझेंगे तो शायद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। आते हैं उसी तरह की तरफ। वो मेरा पहला गति का जो प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जड़त्व का नियम मतलब ये होता है किसी पोजीशन को, अस्तित्व को बनाए रखना। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, ये विरामा अवस्था में रुका रहेगा। मान लीजिए हम इसे विरामा अवस्था में रोके हैं, लेकिन ये गति अवस्था में तभी होगा जब हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे। अगर कोई हमेशा गति कर रहा है तो हम इसे रोकना है तो हम इसे बाह्य बल लगाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है, अगर कोई गति कर रहा है तो ये तब तक गति करेगा जब तक हम बल न लगाएं, कोई बाह्य बल न लगाएं रोकने के लिए। यानी जब कोई वस्तु रुका रहेगा तो हम वो गति तब तक नहीं करेगा जब तक हम उस पर बाह्य बल न लगाएं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, बात को आराम से समझने की कोशिश करिएगा। वो अपना हर वस्तु जड़त्व बनाए रखने की कोशिश करता है। कोई भी वस्तु हो जड़त्व बनाए रखने की कोशिश करता है। एक नॉर्मल एग्जांपल हम दे करके अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए आपके एक गिलास है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक गिलास है और गिलास के ऊपर एक कागज़ का एक रखा गया है कागज़, और इसके ऊपर हम सिक्का रख देते हैं और इसको हम खींचते हैं। जब हम खींचेंगे तो ये कागज़ का जो आपका ये सिक्का है, तो कागज़ तो हट जाएगा मगर ये सिक्का गिलास में गिर जाएगा। वो जो है ना,
कागज़ पर जो सिक्का खींचने के साथ वो कागज़ जो है नहीं जा मतलब सिक्का जो है कागज़ के साथ बाहर नहीं आएगा, वो वहीं पर गिर जाएगा। लेकिन एक शर्त है, उसे झटका में खींचेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ बात ध्यान से समझनी है कि जो ये सिक्का है वो अपना पोजीशन बनाया है, अपना स्थिरता होने का पोजीशन बनाया है। और इसीलिए हमने जब कागज़ खींचा है तो केवल कागज़ ही गति अवस्था में हुई है, लेकिन सिक्का नहीं हुआ है। यानी सिक्का जहाँ पर था वहीं पर रह गया है, इसलिए वो सीधे सीधे वो नीचे आ जाता है। यानी अपना अस्तित्व बनाए रखना जड़त्व कहलाता है। ये बात आप थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। जड़त्व होता है 3 पोजीशन में, यानी जो हम लोग गति का जो प्रथम नियम जो पढ़ रहे हैं वो 3 पोजीशन में हम लोग उसको बांट सकते हैं। पहला क्या पोजीशन हो सकता है, गति का जड़त्व। तो गति का अपना प्रथम नियम में अपना एक पोजीशन कहता है कि जड़त्व को बनाए रखना। तो जड़त्व को बनाए रखना हम 3 प्रकार के बातों को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर वस्तु गति अवस्था में है तो अपना गति का जड़त्व बनाए रखेगा, इसको रोकने के लिए हम उस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो अपना विरामा अवस्था बनाए रखने के लिए विराम जड़त्व बनाए रखेगा। इसका मतलब हम जब उस पर बाह्य बल लगाएंगे तभी जा कर के वो गतिशील वो वस्तु में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व होता है 3 प्रकार में। तो हमने 2 बातें समझ लिया, लेकिन तीसरा बात आप समझने की कोशिश करिएगा, वो दिशा जड़त्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई वाहन, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम कोई वाहन एक पूरब से होकर के हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, हम पूरब से होकर के पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और अचानक उनको उत्तर की तरफ मुड़ना है। इसका मतलब ये बात तय है कि कुछ देर तक मतलब हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारा जो गति है वो पश्चिम की दिशा में ही है। तो इसीलिए वाहन को थोड़ी सी तिरछा करना पड़ती है, जो हमारा जो गति है वो आसानी से आसानी से जो हम लोग मोशन कर सकें। इसी की वजह से ट्रेन की जो पटरी होती है वो थोड़ी सी उधर साइड में जिधर की तरफ टर्न होता है उधर साइड ढलान दबा जाता है, और इधर की तरफ ट्रेन मुड़ता है उधर की तरफ उछाल किया जाता है। यानी वो गति की जड़त्व के कारण ही होता है। यानी हमारा पोजीशन, जैसे कि मान लीजिए हम वाहन लेकर के जा रहे हैं, जब मोड़ आता है तो हम अपना शरीर जो है थोड़ी सी अंदर की तरफ, हम अपनी शरीर को अंदर की तरफ हल्का सा झुका लेते हैं। इसका कारण ये है कि वो गति के जड़त्व के कारण होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी शरीर जो है गति की जड़त्व के कारण जो है बाहर की तरफ फेंका जाएगा, क्योंकि हमारा जो गति है वो के पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ अभी हमारा गति बनाया था, लेकिन हमने मोड़ने की जब कोशिश किया तो हमारा अब मोड़ने के टाइम में भी हमारा जो शरीर का जो गति है वो पश्चिम के दिशा में ही है। इसीलिए हम मोड़ के टाइम में हम हल्का सा अपने शरीर को झुका लेते हैं ताकि हम जल्दी से आसानी से हम मुड़ सकें। बहुत ऐसे लोगों को आप किसी न किसी वाहन को आप देखे होंगे, बैठाए होंगे, जो मोड़ के टाइम में अपना बॉडी को अंदर की तरफ नहीं झुकाते हैं। उनको लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन वो अपना शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए वो आपका वाहन को डिसबैलेंस कर देते होंगे। ऐसा बहुत आप लोगों में अगर देखा जाए तो 100-200 लोगों में से एक ऐसा कोई मिल जाता है जो वाहन पर जब बराबर नहीं बैठा रहता है, तो उनको अगर आप पहली बार अगर आप वाहन पर बैठाएंगे तो चलाने वालों को ये महसूस हो जाता है कि पीछे जो इंसान बैठा है वो बराबर से नहीं बैठा है। ये आप अपनी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति वाहन पर अगर पहली बार बैठेगा तो चलाने वालों को डिसबैलेंस कर देगा, वो खास करके मोड़ पर। इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा, ये सही बात है, हमने खुद महसूस किया है, अब तब मैं आपको इस बात को बता रहे हैं। आते हैं उसी क्वेश्चन टर्न की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको गति के बारे में मैंने बताया, प्रथम गति के बारे में, लेकिन अगर हम दूसरे गति के बारे में समझें तो दूसरा जो गति कहता है मोमेंट, मतलब ये हुआ जो संवेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। यानी न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि मोमेंट परिवर्तन यानी संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, गति का दूसरा नियम कहते हैं। अब आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि संवेग क्या होता है, अब उसके बारे में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे क्या फार्मूला निर्माण हो रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आते हैं उसी टर्न की तरफ। पहले हम लोग समझते हैं संवेग क्या होता है।
संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। संवेग का क्या मतलब होता है? द्रव्यमान गुणे में वेग। इसका मतलब ये हुआ कि संवेग एक प्रकार का एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड। इसका जो बीमी सूत्र है जरा ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम का हो जाएगा यम, मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा एल, टी पर माइनस में 1। अरे हाँ है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। ये एक सदिश राशि है, मात्रक है किलोग्राम, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा आपका ये यम एल टी पर पावर माइनस में 1। इसके बारे में समझते हैं कि संवेग क्या होता है, ये भी बात समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु, एक एक बात को समझिएगा, अगर ये v वेग से गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान अगर यम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल करते हैं। संवेग को हमेशा p से दिखाते हैं। अरे हाँ या ना, इसका मतलब p इक्वल में हो जाएगा यम इंटू में v। अरे हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, कोई पर और बल लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, अपना t समय तक t समय में अपना वेग और बढ़ा लेता है। तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, अपना वेग बढ़ा करके v2 कर लिया, इस समय v1 था, द्रव्यमान तो यम रहेगा। इसका मतलब इसका संवेग p1 हो गया, v1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये p2 बराबर में यम v2। अरे हाँ है ना। मैं आपसे क्या कहता हूँ, बात को समझने की कोशिश करिएगा। यदि अगर कोई वस्तु है, इसमें अपना v वेग से अपना ये गति कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि अपना गति और परिवर्तन करें, अपना गति को और बढ़ा लें, तभी हम संवेग में परिवर्तन कर पाएंगे। संवेग का क्या मतलब होता है, द्रव्यमान गुणे में वेग। हमको संवेग में परिवर्तन लाना है, तो इसका मतलब द्रव्यमान को आपको परिवर्तन नहीं करना है, आपको वेग में परिवर्तन करना है। यानी संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब हमको इसका वेग क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो पहले मान लीजिए हमारा इसका वेग कितना था, v1 था, अब इसका वेग कितना हो गया, v2। कैसे, t समय में इसका वेग को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। यानी t समय में हम क्या कर दिए, बल लगा दिए, बल F लगाने पर, जब हम बल लगाएंगे तभी तो इसका वेग बढ़ेगा। अरे हाँ है ना, जब हम बल लगाएंगे तभी तो इसका वेग बढ़ेगा। तो यानी उस समय हमारा इसका संवेग क्या है, p1 है, अब इसका संवेग क्या है, p2 है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यानी इसका संवेग जो है बढ़ गया है। यानी जब यहाँ पर देखिए, जब ये बढ़ गया है तो यानी यम का गुणा करेंगे तो ये मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कंडीशन में समझेंगे कि जो प्रथम नियम है, द्वितीय नियम, गति का जो द्वितीय नियम है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाया गया बल के समानुपाती होता है, अर्थात ये बराबर होता है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एक आसान चीज़ है। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा में p। कैसे आया डेल्टा में p, इसका मतलब ये हुआ, आप बोलोगे p2 में से p1 घटा दीजिए। अब इसका दर क्या कहता है, आप इसमें जो है समय से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन की दर, और ये कहता है कि उस समय लगाया गया बल के समान होता है। इसका मतलब द्वितीय नियम के अनुसार में, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, लगाया गया बल इसके बराबर हो जाता है। यानी इसका मतलब ये बात तय हुआ, हम इसको अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हम अगले टर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको मान को रखने की कोशिश करिए। p1 का जो मान है, p2 का जो मान है, यह आपका है यम v2 है, माइनस p1 का जो मान है यम v1 है, बटे नीचे जो दे रखा है इस्तेमाल में t। इसका मतलब ये हुआ, आप समझने की कोशिश करिएगा। यम को मैंने कॉमन ले लिया और फिर यहाँ पर लिख देते हैं v2 माइनस में v1 अपान में t। इसका मतलब ये जो है हम इसे अलग लिखते हैं, यम गुणे में v2 माइनस में v1 बटे में t। और आपको मैं पहले ही बताया है कि जो त्वरण होता है, त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अरे हाँ ना,
इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई अगर मान लीजिए कोई पिंड है v वेग से कोई गति कर रहा है, ठीक है ना, तो t समय में मान लीजिए v2 हो गया, इसका v2 मान लीजिए v1 वेग से गति कर रहा है, t समय में मान लीजिए v2 हो गया, तो इसका वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v2 माइनस में v1, कितना समय में, t समय में। इसी बात को बोलते हैं ए त्वरण। इसका मतलब आपको त्वरण तो आपको पता होनी चाहिए, मैंने गति के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। त्वरण ए बराबर क्या करता है, वेग में परिवर्तन, अरे हाँ है ना, वेग में परिवर्तन बट्टे में लगा समय अर्थात समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v2 माइनस में v1 घटा लीजिए t, यानी यही तो है a। इसका मतलब ये हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि v2 माइनस में v1 यहाँ पर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं हम लोग कि यम a, ठीक है ना, इसके जगह पर क्या रख देंगे a और इसके जगह पर हम है। इसका मतलब लगाया गया जो बल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो लगाया गया बल है वो द्रव्यमान गुणे में त्वरण के बराबर है, अरे हाँ है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु पर F बल लगाया जाता है यम द्रव्यमान पर, तो ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इनके गुणनफल को बल यहाँ पर कहते हैं। यही बात यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी बल बराबर में द्रव्यमान गुणे में त्वरण ही प्रकट होता है, अर्थात ये निगमन होता है। ये कहाँ से आया है इसके बारे में मैंने बहुत बारीकी से समझा दिया है कि हम लोग जो अभी भी समझे हैं, जैसे मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और इसको v वेग से हम लोग गति करते हैं v1 वेग से, तो उस समय हमारा जो संवेग है मतलब p1 बराबर में यम v1 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, उस पर और बल लगा करके, यानी F बल लगाने पर t समय के लिए, ठीक है ना, यानी F बल लगा दिए तो इसका मतलब इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब इसका बढ़ जाएगा तो फिर इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, तब इसका जो संवेग है वो p2 है, बराबर कितना हो जाएगा, यम में v2 हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे क्या कि डेल्टा में p परिवर्तन हुआ है t समय में, तो वही तो लगा हुआ बल कहलाएगा। इसका मतलब बात तय हो गया कि P2 में से आप P1 घटा दोगे तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप देखोगे क्या, m2 माइनस में यम में v1 अपान में t। इसका मतलब आप यम से यहाँ से बाहर निकालेंगे तो v2 माइनस में v1 यहाँ पर बच जाएगा अपान में t। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं यम इंटू में v2 माइनस में v1 अपान में t। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि F बराबर में यम इंटू में a। क्यों, क्योंकि आपको a बराबर में पता होनी चाहिए, a बराबर में होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अरे हाँ ना, यानी ये चीज़ आपके पास त्वरण यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, आप इतनी बातें समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, जो अभी अभी इसके पहले मैंने यहाँ पर ये समझाया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं अगले यहाँ पर देखते हैं मात्रक के बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संवेग का जो मात्रक है, संवेग का जो मात्रक है वो आपका फार्मूला क्या कहता है, P इज इक्वल टू में द्रव्यमान गुणे में वेग। तो वेग का मात्रक में अभी आप समझ जाएंगे मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन आपको द्रव्यमान का भी मात्रक के साथ साथ किलोग्राम तो होता है, लेकिन क्या किलोग्राम ही है और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में एमकेएच और सीजीएच और एफपीएच के बारे में समझना बहुत ज़रूरत होता है। और इसके साथ साथ हमने बल के बारे का मात्रक हम लोग समझेंगे कि बल का कितना मात्रक होता है, अब कब कितना मात्रक, कब क्यों हम वैल्यू हम मानेंगे। हम लोग आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ। हम बल के मात्रक, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एम के एस और सी जी एस और एफ पी एस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो होता है सेकेंड, यहाँ पर होता है किलोग्राम, यहाँ पर होता है मीटर,
इसी प्रकार यहाँ पर जो होता है सेकेंड, यहाँ पर होता है पाउंड। ध्यान रहे मैं पाउंड की बात कर रहा हूँ, POUND पाउंड। यहाँ पर होता है फुट। यानी इसका मतलब ये हुआ बल का हम लोग मात्रक के बारे में समझने के यहाँ पर हम लोग आए हैं। इसका मतलब बल का जो मात्रक होता है यमकेश पद्धति में न्यूटन होता है। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, और इसके बारे में अभी हम समझाएंगे कि कितना न्यूटन कितना क्या होता है, इसके बारे में समझाते हैं। ये सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो डायन होता है। अब आपको यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर एफपीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो पाउंडल होता है। ध्यान रहे आपका स्पेलिंग में बताता हूँ। यहाँ पर POUNDAL, यहाँ पर POUND है, बस ये डल मत लगाइएगा। ये पाउंड है, ये आपका पाउंडल है। ये ध्यान रहे ये आपका पाउंड, पाउंड मतलब क्या, द्रव्यमान का मात्रक है, और ये आपका बल का मात्रक है। पाउंडल, पाउंडल बल का मात्रक है, अब पाउंड जो है द्रव्यमान का मात्रक है। फुट तो आप समझ ही रहे हैं दूरी का मात्रक है। तो यहाँ आप एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ आप गलत मत समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका पाउंडल है और ये आपका पाउंड है, मतलब पाउंड बोला जाता है इसको कभी कभी, ठीक है ना, पाउंड। कोशिश करें समझने की कोशिश करें, इसको पाउंड बोला जाता है, जब पाउंडल बोला जाता है। यानी पाउंडल किसका मात्रक है, या पीएच पद्धति में बल का मात्रक है। किसका मात्रक कितना होता है ये आपको अब बताएंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।